Students, we are starting with the chapter Income from Salaries. और यहाँ पे हमें 3 सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन 15, 16 एंड 17. नो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सैलरी कहते हैं किसको है स्टूडेंट्स. अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग देखोगे ना स्टूडेंट्स, टर्म सैलरी का, तो स्टूडेंट्स का सिंपल मीनिंग जो हम अपनी जनरल लैंग्वेज में और जनरल अंडरस्टैंडिंग में जिसको हम समझते हैं, व्हाट इज सैलरी, यू कैन से इट इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट received on मंथली बेसिस. ओके, ऐसे ही समझते हैं हम लोग सैलरी का मीनिंग स्टूडेंट्स. सैलरी कैसा होता है स्टूडेंट्स? दिस इज अ टाइप ऑफ इनकम विच इज़ नॉर्मली या जनरली आप कह सकते हैं कि फिक्स्ड होता है और मंथली बेसिस पे मिलता है. बट आप अगर देखेंगे स्टूडेंट्स हमेशा ना, सो वेन एवर यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, टू ज्वाइन अ जॉब ना, तो आपका जो कॉम्पनसेशन होता है ना, दैट इज इंटरप्रेटेड ऑलवेज एनुअली. ओके, वो जो कॉम्पनसेशन होगा या आपका सैलरी होगा ना स्टूडेंट्स, वो होता कैसा है? वो एनुअली होता है. ओके, विच यू कॉल इट एज पे पैकेज. वो मंथली नहीं होता है. व्हेन यू साइन फॉर द जॉब, जब आप कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड साइन करते हैं अपना कंपनी से, आपके एम्प्लॉयर से ना, तो जो पे पैकेज होता है यूजुअली क्या होता है स्टूडेंट्स? एनुअल होता है वो, है ना, कि आपको एनुअल इतना मिलेगा. जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, एनुअल 10 लाख होगा, एनुअल 15 लाख होगा. सो दैट 10 लाख 15 लाख इज एनुअल. बट वो मिलता कैसे है स्टूडेंट्स? इट इज़ यूजुअली या जनरली रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस. ओके, तो सैलरी होता क्या है स्टूडेंट्स? इट्स अ फिक्स्ड इनकम, एक तरह का फिक्स्ड इनकम होता है, एंड जनरली इट इज़ रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस. बट ध्यान रखना स्टूडेंट्स, तय जो होता है ना, अमाउंट जो डिसाइड होता है, द अमाउंट विच इज डिसाइडेड इज यूजुअली जनरली एनुअल. जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं, व्हेन यू साइन द बॉन्ड, व्हेन यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद दैट कंपनी फॉर एम्प्लॉयमेंट ना, तो आपका पे पैकेज होता है एनुअल है स्टूडेंट्स, बट इट इज रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस. सो इस सिंपल मीनिंग हो गया सैलरी का स्टूडेंट्स. नाउ यहाँ पे नाम है चैप्टर का इनकम फ्रॉम सैलरी स्टूडेंट्स. अच्छा, ऐसी कौन सी इनकम है जिसको हम सैलरी इनकम कहेंगे? ओके, सो दैट वी हैव टू डिसाइड स्टूडेंट्स. नाउ आई सेड, यहाँ पे तो हमने लिख दिया हेडिंग इनकम फ्रॉम सैलरी, बट विच इनकम इज अ सैलरी इनकम? जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप लोग कॉलेज, आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, कॉलेज को यू पेड द फीस, तो आपके लिए तो एक्सपेंस है. ओके, बट कॉलेज के लिए कौन सी इनकम है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, ये आपने कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया, यू पेड द फीस, फॉर दैट इट्स योर इनकम. बट वो कोचिंग क्लासेस के लिए विच टाइप ऑफ इनकम इट इज़? ओके, अभी आपने सीखा भी होगा अभी स्टूडेंट, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम. पहला तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी जो हमने लिखा, सेकेंड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेकेंड हेड ऑफ इनकम. थर्ड आपने सीखा होगा बिजनेस प्रोफेशन, थर्ड हेड ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. फोर्थ हेड इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, and last one it is income from other sources. Okay, 5 heads of income है students. 5 heads का मतलब क्या हुआ students? whatever income we are earning, okay, मैं, आप, अगर आप भी अगर काम करते हो, ओके, सो या मैं काम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वट एवर इनकम वी आर अर्निंग, वट एवर इनकम वी रिसीव, ये पांचों में से एक हेड में उसका कैलकुलेशन होगा स्टूडेंट्स, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस. देयर इज नो सिक्स्थ हेड, ध्यान रखना. इन इनकम टैक्स वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम. वट एवर वी आर अर्निंग स्टूडेंट्स, दैट इनकम शुड बी आइदर इन दिस हेड और इट विल गो टू दिस वन और दिस वन और दिस वन और दिस वन. वो आपके केसेस पे, अलग अलग केसेस पे डिपेंड करता है. सो नाउ, कॉलेज जो फीस लिया या कोचिंग क्लासेस ने जो आपसे फीस लिया, फॉर दैट कॉलेज या कोचिंग क्लास इट इज विच इनकम? क्या वो सैलरी इनकम है, कि वो उनके लिए हाउस प्रॉपर्टी है, या बिजनेस प्रोफेशन है, या कैपिटल गेन्स है, या अदर सोर्सेज? टू अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट्स, मैं अदर सोर्सेज का मीनिंग बता देता हूँ. अदर सोर्सेज हियर इट स्टैंड्स फॉर रेसिडुअल हेड. रेसिडुअल हेड का मतलब क्या स्टूडेंट्स? एनी इनकम विच कैन नॉट अपीयर अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी, any income which cannot appear under income from house property, an income which cannot be recorded under business profession,
An income which cannot be recorded under capital gains will appear under other sources. तो रेसिडुअल हेड हो गया. रेसिडुअल का मतलब क्या हुआ? ऐसी इनकम जो ये प्रायर 4 हेड्स में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो वो इनकम को कहाँ लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स? अदर सोर्सेस. आपको ऐसा एक जस्ट एन एग्जांपल स्टूडेंट्स, ब्राइब, किसी को ब्राइब पे किया स्टूडेंट्स, ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, किसी को रिश्वत दी है, ओके, आपके लिए एक्सपेंस है, फॉर दैट गाय इज इट इनकम और एक्सपेंस? उसके लिए तो इनकम हुआ जिसने ब्राइब लिया. सो इज इट सैलरी इनकम? इज इट हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज? अब यू कांट से कि उसका प्रोफेशन है वो ब्राइब लेता है, हमेशा लेता है, नॉट दैट वे स्टूडेंट्स, ओके. तो इट इज़ नॉट, मैं बताऊंगा व्हाट इज सैलरी, व्हाट इज हाउस प्रॉपर्टी, ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल. तो ब्राइब तो यहाँ पे कहीं नहीं आएगा, ऑल्दो इट्स एन इलीगल इनकम, बट वो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स में तो नहीं आएगा. इट विल गो टू अदर सोर्सेज, ओके. इसका अनदर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट. जब आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक में आपका एफडी है, रिकरिंग डिपॉजिट है, या वो इन्वेस्टेड मनी इन शेयर्स, तो आपको डिविडेंड मिलेगा. तो ये इंटरेस्ट डिविडेंड होता है ना, नॉर्मली जनरली इट गोज टू अदर सोर्सेज स्टूडेंट्स, ठीक है. तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, बट अदर सोर्सेज को डिफाइन कैसे करने का? ऐसा इनकम, एनी इनकम विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड अंडर दीज 4 हेड्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, ऐसा इनकम जो ये 4 हेड में नहीं आएगा, इट विल गो टू अदर सोर्सेज. तो इसको हम लोग कह सकते हैं रेसिडुअल हेड, ओके स्टूडेंट्स. नाउ कैपिटल गेन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? खाली मैं पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ. दैट मीन स्टूडेंट्स, कैपिटल गेन्स मतलब कोई कैपिटल एसेट बेचा. एंड व्हाट इज कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट मतलब स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए समझो, लैंड एंड बिल्डिंग. वी हैव अ चैप्टर बेस्ड ऑन दिस ऑब्वियसली. सो जब डिटेल्स में हम पढ़ेंगे तो कोई लैंड एंड बिल्डिंग, कोई एसेट बेचा, नॉर्मली फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ओके, उसको हम इनकम टैक्स में कहते हैं कैपिटल एसेट. बट इट्स इट हैज अ वाइडर मीनिंग स्टूडेंट्स, विल डिस्कस इन दैट चैप्टर. अभी टाइम बीन एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट ऐसा सोचो, कोई फिक्स एसेट बेचा, लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, उस पर गेन हुआ, मतलब क्या स्टूडेंट्स? उसका सेलिंग प्राइस इज मोर दैन कॉस्ट प्राइस. आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, कॉस्ट प्राइस 1 करोड़ था, आपने जब बेचा 1.5 करोड़ में, तो एक्स्ट्रा जो आपको 0.5 करोड़ मिला, दैट मीन्स 50 लाख, दैट इज योर कैपिटल गेन्स. तो कैपिटल गेन्स मतलब कोई फिक्स्ड एसेट बेचना स्टूडेंट्स, ओके. सो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है. लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, आपको उसमें फायदा हुआ, लॉस भी हो सकता है स्टूडेंट्स, सो दैट विल बी नोन एज कैपिटल लॉस. तो अगर फायदा हुआ, इट्स अ कैपिटल गेन. बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस करते हो या किसी प्रोफेशन में हो, आप सीए हो, लॉयर हो, ओके, कंपनी सेक्रेटरी हो, आर्किटेक्ट हो, सो दैट विल, सो इनकम फ्रॉम दोज प्रोफेशन. और एनी बिजनेस करते हो, ट्रेडिंग बिजनेस करते हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आपका किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग मतलब बेचना खरीदना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, या आप कोई प्रोफेशन में हो, प्रोफेशन आर्किटेक्ट, लॉयर, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर, सो वो सारा इनकम आपका कहाँ जाएगा? बिजनेस प्रोफेशन में. हाउस प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए फिलहाल, रेंटल इनकम, आपको जो रेंट मिलता है प्रॉपर्टी से स्टूडेंट्स, ओके, वो रेंटल इनकम आ जाता है हाउस प्रॉपर्टी में. तो अब रह गया सैलरी इनकम. तो कौन सा इनकम सैलरी में जाएगा स्टूडेंट्स? मैंने यहाँ पे तो एक सिंपल मीनिंग बताया, फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस. तो इंटरेस्ट भी तो एक तरह से फिक्स्ड अमाउंट होता है स्टूडेंट्स. अरे येस और नो? इंटरेस्ट भी तो फिक्स्ड होता है ना. इंटरेस्ट रेट क्या होता है? 9%. हमने चैप्टर किया है पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 12% डिबेंचर, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता था ना, ओके, और वो फिक्स्ड ही मिलता था आपको एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या पर एनम. सो इंटरेस्ट डजंट बिकम सैलरी इनकम. देयर इज अ रीजन फॉर दैट, आई विल राइट दैट रीजन. तो ठीक है, कहने के लिए मैंने कहा कि फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस, ऑल्दो इट्स अ कॉम्पनसेशन बेस्ड एनुअली, बट यू रिसीव इट मंथली. आपका पे पैकेज डिसाइड जो होता है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, अंडर द बॉन्ड विद द कंपनी, इट्स एक्चुअली एनुअल, बट आपको मिलता है वो मंथली बेसिस पे. हमने ऐसा उसका मीनिंग लिखा था, सिंपल मीनिंग स्टूडेंट्स, ओके. तो नाउ इवन दो दिस इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, बट वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगा. आपको अभी रीजन बताता हूं. सो अगर आपको डिसाइड करना है स्टूडेंट्स, अगर आपको डिसाइड करना है कि इनकम आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो कैसे डिसाइड किया जाता है अभी आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट्स. क्या देखने का? जिससे आपको इनकम मिल रहा है वो, इफ यू आर सेइंग दैट दिस इनकम इज सैलरी इनकम, तो जिससे आपको इनकम मिल रहा है उस पर्सन को हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयर. And if you are working, so you will be the employee. तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है अगर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कोई रिलेशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, या और सिंपल वर्ड्स में हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मास्टर सर्वेंट.
या कैसे कि हम लोग कहते हैं मालिक नौकर का रिश्ता। ओके, इफ यू कैन एस्टेब्लिश दैट रिलेशनशिप, मास्टर सर्वेंट, मालिक नौकर का रिश्ता, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप स्टूडेंट्स, एंड इफ यू आर अर्निंग सम इनकम, देन इट बिकम्स इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। अगर ये रिश्ता नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप का रिश्ता नहीं है बिटवीन द पर्सन हु इज पेइंग एंड बिटवीन द पर्सन हु इज रिसीविंग, अगर ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, सो इट कांट बी इनकम फ्रॉम सैलरी, इट कैन बी सम अदर इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल, लेकिन और कोई इनकम वो हो सकता है। वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम, अगर वो सैलरी इनकम नहीं है तो दूसरे हेड में जा सकता है। आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टिंग दैट, ओके। बट अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी अगर आप कहते हो किसी इनकम को, तो यू हैव टू एस्टेब्लिश दैट रिलेशन स्टूडेंट्स। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आपको बताना पड़ेगा, मालिक नौकर का रिश्ता बताना पड़ेगा। अभी मालिक नौकर का रिश्ता स्टूडेंट्स सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए, मालिक ने कहा उठ जाओ तो उठ जाओ, मालिक ने कहा बैठ जाओ तो बैठ जाओ, दैट मीन्स यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ सम अदर पर्सन, दैट डजंट मीन्स बॉन्डेड लेबर। हाँ स्टूडेंट्स, ऐसा मत सोचना। व्हाट डज इट मीन्स कि भाई आपका ऑफिस का फिक्स टाइम होता है, एट 9 AM यू हैव टू रीच, ओके स्टूडेंट्स। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है, थंब इंप्रेशन होता है स्टूडेंट्स, ओके। सो एट 9 AM आपको ऑफिस आना है, 6 PM तक आपका ऑफिस आवर्स है, तो 9 AM 6 PM यू आर बाउंडेड बाय योर एम्प्लॉयर, वो जो कहेगा ऑफिस में वो काम आपको करना है, ओके। दैट इज मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। सो मैंने आपको समझाने के लिए, वो कहेगा ऑफिस में उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, यू हैव टू डू दिस वर्क, हाँ तो ये करना है, ये नहीं करना है तो ये नहीं करना है, ओके। सो दैट इज व्हाट इज मास्टर सर्वेंट रिलेशन। इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने कहा इंटरेस्ट इनकम सैलरी इनकम नहीं हो सकता, फॉर द सिंपल रीजन, इंटरेस्ट आपको किससे मिल रहा है, हमने अपना पैसा बैंक में रखा FD बना के, ओके, and we are receiving interest, so bank is paying me and I am receiving. Is there any employer employee relationship? No, मैं बैंक का नौकर नहीं हूँ स्टूडेंट्स, there is no master servant relation, although income तो फिक्स मिल रहा है मुझे, बट मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप थोड़ी है। मैं बैंक का नौकर थोड़ी हूँ कि बैंक की ब्रांच में जाऊंगा तो मैनेजर बोलेगा उठ जाओ तो मैं उठ जाऊंगा, बैठ जाओ तो बैठ जाऊंगा, नॉट दैट वे ना स्टूडेंट्स। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैंने सिर्फ वहाँ पे अपना कैपिटल some amount of rupees I have kept with the bank, on in that money I am receiving interest. There is no master servant relationship. So even though this is fixed होता है, but students इसको income from salary नहीं कहा जाता है, क्योंकि अभी आपको रीजन पता चल गया। तो ठीक है, फिक्स्ड इनकम है, वो बात समझ में आ गई, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, देयर शुड बी मास्टर सर्वेंट रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। जो पेयर है और रिसीवर है उसके बीच में मालिक और नौकर का अगर रिश्ता है तो वी कैन से सच टाइप ऑफ पेमेंट इज सैलरी। इसने पे किया तो ये सैलरी पे कर रहा है एम्प्लॉई को, और एम्प्लॉई सैलरी रिसीव कर रहा है। तो अगर सैलरी किसी इनकम को कहना है ना स्टूडेंट्स, तो पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको ये रिलेशनशिप बताना पड़ेगा वहाँ पे। अगर वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, सो प्लीज देन इट कैन नॉट बी इनकम फ्रॉम सैलरी, इट कैन बी सम अदर इनकम, इट कैन बी बिजनेस, इट कैन बी हाउस प्रॉपर्टी, इट कैन बी कैपिटल गेन्स। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा आप अकाउंट्स में नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स काफ़ी सालों से, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। अब रेम्यूनरेशन कहने के लिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अगर इसका कोई सिंपल मीनिंग पूछेगा तो मैं इसको सैलरी ही कहूँगा ना, रेम्यूनरेशन इज टाइप ऑफ सैलरी ना स्टूडेंट्स। तो क्या रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, अ फर्म पेज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फर्म रेम्यूनरेशन पे करती है, पेज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, है ना, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म पेज टू पार्टनर्स। तो क्या ये सैलरी इनकम माना जाएगा, फर्म इज पेइंग, पार्टनर इज रिसीविंग। सो अगेन स्टूडेंट्स, तो ये सोचने का, क्या मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है पार्टनर और फर्म के बीच में? नो स्टूडेंट्स, बिकॉज पार्टनर्स आर एक्चुअली, कोई हमसे पूछेगा तो विल से ओनर्स फॉर दैट बिजनेस ना स्टूडेंट्स। जॉइंट ओनरशिप है, 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, वट एवर द रेशियो, 3:2:1, 5:3:2, वट एवर द रेशियो, बट दे आर जॉइंट ओनर्स ऑफ दैट बिजनेस, सो देयर इज नो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। तो अगर फर्म सैलरी दे रही है पार्टनर को, यूजुअली इट इज गिवन टू वर्किंग पार्टनर, सो इट कैन बी इनकम फ्रॉम सैलरी। तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन माना जाता है। इट कैन नॉट बी इनकम फ्रॉम सैलरी बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, फॉर दैट सिंपल रीजन। ओके, सेम वे स्टूडेंट्स, अगर आपने सुना होगा कंपनी अकाउंट्स में, P&L में, डेबिट साइड में, आप काफ़ी मरतबा आपने लिखा होगा डायरेक्टर फीस। अभी डायरेक्टर फीस या डायरेक्टर सैलरी लिखा होता था,
सो अगेन डायरेक्टर फीस या सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी है क्या डायरेक्टर के लिए, मतलब कंपनी is paying some fees, remuneration, salary to directors. So whether this payment or receipt is like salary, yes or no. So again students, सोचने का मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है क्या डायरेक्टर और कंपनी के बीच में. अगर नॉर्मली कहा जाए ना स्टूडेंट्स, डायरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एज एजेंट बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड कंपनी. जैसा हम OCSP में पढ़ते थे स्टूडेंट्स. ओके, डायरेक्टर्स कोई कंपनी के ओनर नहीं होते स्टूडेंट्स. डायरेक्टर्स का काम क्या है स्टूडेंट्स? कंपनी इन अकाउंट्स वी हैव लर्न इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी. जॉइंट स्टॉक कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है. शेयर होल्डर्स आर, कंपनी का अपना एक एग्जिस्टेंस माना जाता है. शेयर होल्डर्स आर सेपरेट ऑल्दो दे आर ओनर्स स्टूडेंट्स, बट वट एवर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, वे मेंटेन इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. जो भी आप खाता लिखते हैं स्टूडेंट्स, जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, कंपनी के कंपनी के पर्सपेक्टिव से लिखते हैं स्टूडेंट्स. ओके, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर. कंपनी को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, आप ऐसा सोचते हैं. कंपनी का एसेट है, कंपनी का लाइबिलिटी है, आप ऐसा सोचते हैं. यू नेवर थिंक इन दीज टर्म्स कि शेयर होल्डर को फायदा हो रहा है कि नुकसान. ओके, शेयर होल्डर का एसेट है कि लाइबिलिटी, नॉट दैट वे. जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज अ सेपरेट एंटिटी. शेयर होल्डर्स ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, तो पैसे की देखभाल कौन करता है, बिजनेस रन कौन करता है, डायरेक्टर करते हैं. आगे सुन में, सो डायरेक्टर्स आर यू कैन से नॉर्मली एन एजेंट बिटवीन शेयर होल्डर एंड द कंपनी. तो क्या मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है स्टूडेंट्स. अगर वो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सो देयर इज मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप हो सकता है स्टूडेंट्स. परमानेंट डायरेक्टर है कंपनी में, परमानेंट डायरेक्टर, तो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप हो सकता है. बट स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, विजिटिंग जैसे डायरेक्टर जैसा होते हैं. ओके, परमानेंट डायरेक्टर्स नहीं होते स्टूडेंट्स. ओके, सो इन दैट केस देयर इज नो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप. सो फिर वो इनकम जो डायरेक्टर फीस होगा दैट विल गो टू अदर सोर्सेज. सो इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट ऑफ द केसेस. कैसा केस है वो हिसाब से आप डिसाइड करते हैं. सो इट विल गो टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. देर आर केसेस वेयर डायरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी. तब तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी है डायरेक्टर के लिए, और कंपनी के लिए इट इज सैलरी पेड टू डायरेक्टर. ओके, but if there is no master servant relationship, okay, there is no master servant relationship students, so in that case what will happen students, it will be considered as income from other sources. मैंने other cases लिख दिया, sorry, it is income from other sources. अब एक और एग्जाम्पल जनरली सब लोग देते हैं स्टूडेंट्स. एक MPs हमारे होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या MLAs, इनको भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सैलरी वगैरह अलावेंसेस देती है स्टूडेंट्स. ओके, जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो इनको अलावेंसेस मिलता है. ट्रैवलिंग के लिए बाय फ्लाइट, अगर आपने सुना होगा तो इतना टिकट्स उनको साल का फ्री मिलेगा, इतना कॉल्स उनको फ्री है ऑन लैंडलाइन फ़ोन, ऐसा सब उनको फैसिलिटीज़, परक्विजिट्स, फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स, अलावेंसेस, सैलरी उनको गवर्नमेंट से मिलता है. सो वेदर अ सैलरी अर्न, और या यू कैन से सैलरी से अच्छा टर्म है, वेदर एन इनकम अर्न बाय एन MP एंड MLA, उसको जो गवर्नमेंट से इनकम हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी अलावेंसेस मिल रहा है, इज इट इनकम फ्रॉम सैलरी? अगेन सोचने का, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है क्या? इफ समवन आस्क मी आई विल से डेफिनेटली नो. क्योंकि स्टूडेंट्स ये MP MLA कौन होते हैं? व्हाट वी से, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पब्लिक. हमने उनको वोट दिया है, and because of that votes they become MP MLA. okay, so they are representative of public, they are not employee of government. वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं है स्टूडेंट्स, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक स्टूडेंट्स. पब्लिक उनको वोट देती है तो वो MP MLA बनते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, सो हमारे भी वो एम्प्लॉई नहीं है स्टूडेंट, दे आर नॉट आवर एम्प्लॉय, दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव. कि हमारी बात वो पार्लियामेंट में करेंगे, हमारी बात वो असेंबली में करेंगे. दैट्स व्हाट वी थिंक इन दीज टर्म्स ना स्टूडेंट्स. ओके, सो दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव, आवर वॉइसेस यू कैन से. ठीक है, दे आर नॉट अवर एम्प्लॉइज एज वेल एज दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय. तो अगर MP MLA को जो भी ऐसी इनकम होती है ना, दैट गोज टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. अगेन उसको बिजनेस प्रोफेशन में नहीं डाल सकते. ठीक है स्टूडेंट्स, हाउस प्रॉपर्टी वो हो नहीं सकता, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंटल इनकम, दे आर नॉट गेटिंग एनी रेंट.
what they are getting some allowances from the government students. So salary क्यों नहीं हो सकता? Because there is no master servant relationship. वो हमारे representative हैं, they are not our employees nor they are employees of the government, so it is not income from salary. House property नहीं हो सकता because it is not a rent income. Business profession, you can't say they are business, ये इनका बिजनेस है एमपी एमएलए बनना. हम लोग अपना लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स. लीगली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो वो उनका कोई बिजनेस प्रोफेशन नहीं है स्टूडेंट्स. ठीक है. फोर्थ कैपिटल गेन. जैसा कैपिटल गेन का मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, एसेट बेचा और फायदा हुआ, तो ये कोई एसेट थोड़ी बेच रहे हैं स्टूडेंट्स. ओके. देन फाइनली कौन सा हेड बचा? अदर सोर्सेज ना, तो ये रेसिडुअल इनकम हो गया. इसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर सैलरी में नहीं आता है, अगर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता, इफ इट डजंट गोज टू बिजनेस प्रोफेशन, इफ इट डजंट गोज टू कैपिटल गेन, वेयर इट विल गो टू अदर सोर्सेज. ठीक है. तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल बता दिए. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सैलरी क्या होता है? एक फिक्स्ड अमाउंट होता है और मंथली मिलता है. जनरली सबको सैलरी नॉर्मली सबको मंथली मिलती है स्टूडेंट्स, है ना. अच्छा. डिसाइड पैकेज एनुअल होता है बट आपको पैसे मंथली मिलते हैं. ठीक है. सो दैट इज अ सिंपल मीनिंग. बट चलो ठीक है, आपको मंथली, जैसे मैंने एग्जांपल लिया इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी मंथली हो सकता है, एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स, वो भी तो फिक्स्ड हो सकता है. क्या वो इनकम फ्रॉम सैलरी है? तो उसको डिसाइड करने के लिए मैंने पहला रूल क्या बताया कि पहले क्या देखो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है. जो पेयर है और जो रिसीवर है दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? अगर इफ इट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप या मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, देन यू कैन से कि ठीक है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता सो इट कांट बी इनकम फ्रॉम सैलरी. इसके लिए इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में गया स्टूडेंट्स. आगे सोर में इंटरेस्ट डिविडेंड जनरली अदर सोर्सेज में जाता है. बिकॉज बैंक और मेरे बीच में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है. मेरे पास सरप्लस कैश पड़ा है, मेरे बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कैश क्या करूं? घर पे रखूंगा चोरी हो जाएगा, या घर पे रखूंगा खर्च हो जाएगा. तो व्हाट आई डिसाइडेड, चलो बैंक में आई ओपन एन एफडी अकाउंट और वहां पे रखा सो दैट आई विल अर्न इंटरेस्ट. मेरा ऐसी नीयत थी. ओके. दैट वाज माय इंटेंशन स्टूडेंट्स. सो देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड मी. तो स्टूडेंट्स इसके लिए इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में जाता है, कभी इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं हो सकता. ऐसे ही रेम्यूनरेशन टू पार्टनर. ठीक है, अकाउंट्स में आप कहते हैं रेम्यूनरेशन सैलरी, बट दिस इज एज पर इनकम टैक्स आई एम टॉकिंग अबाउट. इट इज नॉट अ सैलरी. सिंपल रीजन, पार्टनर्स आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ दैट फर्म, दे आर ओनर्स ना स्टूडेंट्स. सेम वे डायरेक्टर फीस, वो केस पे डिपेंड करता है. हाँ, डायरेक्टर अगर एम्प्लॉई है, पॉसिबल है स्टूडेंट्स, वो एम्प्लॉय हो सकता है कंपनी का, देन इट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. इफ ही इज नॉट एन एम्प्लॉय, इट कैन गो टू बिजनेस प्रोफेशन और इट कैन गो टू अदर सोर्सेज. एमपी एमएलए का एग्जांपल लिया, उनको भी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं स्टूडेंट्स. दैट इज नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द सिंपल रीजन दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक. ओके स्टूडेंट्स, वो नौकर नहीं होते हैं. सो दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? एम्प्लॉय रिलेशनशिप देखो, अगर है तो इट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता सो इट कैन नॉट बी इनकम फ्रॉम सैलरी. ओके. नाउ सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं. पॉइंट नंबर 2, सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन due basis, either on due basis or receipt basis, whichever is earlier. सैलरी टैक्सेबल कैसे होगा? या तो ड्यू बेसिस पे या रिसिट बेसिस में, दोनों में से जो अर्लियर हो स्टूडेंट्स. अभी इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स टर्म पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अक्रू. ये अकाउंट्स में अक्रूवल, अक्रूड, ऐसा आपने टर्म सुना होगा. फिर एक टर्म अभी मैं लिख रहा हूँ ड्यू, जो ऊपर मैंने लिखा है, एंड नेक्स्ट टर्म मैं लिख रहा हूँ रिसिट. ऐसा 3 टर्म है. पहले 3 टर्म को समझ लेते हैं, देन वो रूल आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. वो तो खाली आपको कम, विच एवर इज अर्लियर मतलब यू हैव टू कंपेयर ड्यू और रिसिप्ट, दोनों में से जो पहले होगा. दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग डेट यहाँ पे, नॉट अमाउंट्स. ओके स्टूडेंट्स, डेट डिस्कस कर रहे हैं. तो अभी मैं इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्टूडेंट, जस्ट एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. कोई भी मिस्टर XYZ या मैं, आप, कोई भी, हमने एक जॉब ज्वाइन कर लिया, कंपनी ज्वाइन कर ली स्टूडेंट्स. ओके, कंपनी ज्वाइन कर ली हमने. अभी कंपनी जब ज्वाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे वो कंपनी से, या बॉन्ड साइन करेंगे. वो बॉन्ड पे टर्म्स एंड कंडीशन होगा, मेरा जॉब प्रोफाइल होगा कि अगर सपोज जस्ट एन एग्जांपल, अगर मुझे
एज ए क्या बोलेंगे फाइनेंशियल कंसल्टेंट अपॉइंट कर लिया उन्होंने स्टूडेंट्स, या एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर लिया उन्होंने। तो एज एन ऑडिटर क्या मुझे करना है वो मेरा पूरा जॉब प्रोफाइल में मेंशन किया होगा। ओके, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी होगी वो सब वहाँ मेंशन किया होगा। आगे समझ में? सो दैट इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड। उसी में स्टूडेंट्स आपका पे पैकेज भी लिखा होगा कि व्हाट यू आर गोइंग टू अर्न एनुअली, क्या क्या मिलेगा आपको, बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑल दोज थिंग्स विल बी स्पेसिफाइड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। ओवर टाइम होगा कि नहीं होगा। ओके, सो ऑल दोज पॉइंट्स होगा। उसमें एक पॉइंट ऐसा भी होगा स्टूडेंट्स कि सैलरी, ये कॉन्ट्रैक्ट में होगा, सैलरी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल फॉल्स ड्यू ऑन फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि सैलरी विल फॉल ड्यू ऑन फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। अभी मैं बताता हूँ ये ड्यू का मतलब क्या। स्टूडेंट्स सपोज ज्वाइनिंग डेट, खाली एग्जाम्पल इजी रखने के लिए, ज्वाइनिंग डेट मेरा 1 जैन है 2020। 1 जैन 2020 को मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट डे मेरा ऑफिस का 1 जैन 2020 है। तो अक्रू समझो पहले, अक्रू का मतलब क्या होता है। एंड ऑफिस आवर्स, सपोज एज पर दैट कॉन्ट्रैक्ट जो भी था, मेरा ऑफिस टाइमिंग था 9 AM to 7 PM, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सुबह 9 बजे मैं ऑफिस पहुंच गया 1 जैन को, मेरी हाज़िरी लग गई, अटेंडेंस लग गया, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है, थंब इम्प्रेशन होता है, मेरी हाज़िरी लगी 9 AM, आई हैव टच माई ऑफिस, ज्वाइन कर लिया जॉब। ठीक है, पूरा दिन मैंने काम किया, छुट्टी कब मिलेगी? 7 बजे मिलेगी शाम को। ओके स्टूडेंट्स, 7 बजे शाम को छुट्टी मिलेगी, क्या मैं सैलरी मांग सकता हूँ उस दिन का? आई हैव वर्क फॉर सिंगल डे ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल 30,000 पर मंथ इज़ द सैलरी। जो भी पैकेज है एनुअली, फॉरगेट इट, मुझे 30,000 पर मंथ कंपनी ने प्रॉमिस किया है देने का। तो पर डे 30,000 इफ आई डिवाइड बाय 30 डेज इट कम्स टू 1000 पर डे। ऐसा सोच रहे हैं कि पूरा महीना काम करना है, नो सैटरडे संडे, वो सब भूल जाओ स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंपल लगे हमारा एग्जाम्पल इसके लिए। तो 30,000 पर मंथ है, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं दिन का मुझे 1000 रुपया सैलरी। ओके, सो 1 जैन को ज्वाइन किया, 9 AM को मैं ऑफिस पहुंच गया था, 7 बजे मेरी छुट्टी हो गई। तो क्या मैं अभी बॉस का दरवाज़ा नॉक करके कहूँगा सर आज का 1000 रुपीज़ दो, मैंने एक दिन तो काम किया? विल ही पे मी? नो स्टूडेंट्स, बट वो भी जानता और मैं भी जानता है मैंने एक काम किया तो मेरा सैलरी तो अक्रू हो गया 1000 रुपया। स्टूडेंट, अक्रू हो गया मतलब आई हैव ए राइट टू रिसीव, बट आज तो नहीं मिलेगा वो, आई हैव ए राइट टू आस्क। ठीक है, मैं मांग सकता हूं, आज नहीं मांग सकता हूं। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जब मैंने बॉन्ड साइन किया था ना, जब भी उसमें लिखा था कि सैलरी विल फॉल ड्यू ऑन 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, मैंने सेंटेंस लिखा था ना, मतलब आप 1 जैन को काम करो, आपका 1000 रुपया जमा हो गया एज अ सैलरी। 2 जैन को ऑफिस आ जाओ, सुबह से शाम 9 AM से 7 PM, फिर आपका 1000 रुपया जमा हो गया। 3rd जैन को आ जाओ तो 1000 रुपया जमा होगा। सो एंड सो फोर्थ टिल 31 जैन आप काम करते जाओ, काम करते जाओ, सैलरी मत मांगना। सैलरी क्योंकि आपका ड्यू कब होगा? व्हेन यू हैव राइट टू रिसीव। यहाँ पे आप मांग तो सकते हो बट नॉर्मली जनरली मांगा नहीं जाता स्टूडेंट्स, है ना, तो आप भी जानते हैं, सिंपल है स्टूडेंट्स। आज आपने काम किया तो आपको सैलरी तो 1 महीने बाद ही मिलेगी ना, बट स्टूडेंट्स आपके नाम से वो सैलरी जमा तो हो रही है, अक्रू तो हो रही है, यू हैव ए राइट टू आस्क बट यू वोंट रिसीव दैट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे एक बार आपने साइन कर दिया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेस थे उस पर साइन हो चुका है। वहाँ पे एक क्लॉज ऐसा था स्टूडेंट्स कि एम्प्लॉयर ने आपका प्रॉमिस क्या किया है कि ठीक है आप पूरा महीना काम करो, बीच में सैलरी मत मांगना, आपका सैलरी फॉल्स ड्यू कब मांगना? 1 तारीख को स्टूडेंट्स। आगे समझ में स्टूडेंट्स? सो दिस इज योर ड्यू डेट। तो स्टूडेंट्स अक्रू का मतलब क्या होता है? सैलरी अक्रू रोज होती है, डेली होती है स्टूडेंट्स, सैलरी अक्रू डेली होती है। और ड्यू मगर कब होगी? ओनली वंस, जो भी डेट आपका होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सो अक्रू डेली बेसिस पे होता है सैलरी, बट नो वन कलेक्ट्स ऑन डेली बेसिस स्टूडेंट अनलेस एंड अंटिल यू आर ए डेली वेज एम्प्लॉयर। जैसे हम अपने घर में काम कराते हैं स्टूडेंट्स, प्लम्बिंग वगैरह या स्टूडेंट्स कलर का कुछ काम कराना है तो डेली बेसिस पे वी ब्रिंग सम लेबर्स एंड वी पे देम ऑन डेली बेसिस। ठीक है, उनका मजदूरी तय हो गया है, देयर वेजेस हैव बीन कि 1000 रुपीज़ एक आदमी को देना है, तो सुबह से शाम वो कलर करेगा या वॉट एवर द प्लम्बिंग वर्क या फर्नीचर का काम कर रहा है, इंटीरियर का, शाम हो गई तो आई हैव टू पे देम 1000 रुपीज। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। अभी हम यहाँ कैसा ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, आपने कंपनी ज्वाइन किया है, 30,000 पर मंथ आपका सैलरी है, 1 जैन को काम किया तो आप शाम को दरवाजा नॉक करके एम्प्लॉयर को नहीं कहेंगे सर आज का सैलरी दो, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट पे तो पहले से मेंशन है कि सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो एम्प्लॉयर बोलेगा भाई आपने
कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, जरा कॉन्ट्रैक्ट तो देखो, आपको अगले महीने की 1 तारीख को मिलेगा सैलरी, आज मत मांगना, ठीक है, आगे समझ में। तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स 2 जैन को भी काम करूंगा तो आई नो, मेरा एम्प्लॉयर भी जानता है इसका 1000 रुपया जमा है हमारे पास, 3 जैन को भी सो एंड सो फोर्थ, मैं काम करते जाऊंगा, मेरी सैलरी जमा होती जाएगी, आई कांट रिसीव, तो अक्रू डेली बेसिस पे होगा सैलरी। बट स्टूडेंट्स ड्यू कब होगा? वंस कब होगा? नेक्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अभी रिसिप्ट का मतलब क्या स्टूडेंट्स? एक्चुअली कब आपके हाथ में आएगा, दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ टर्म रिसिप्ट। ड्यू मतलब अब तो आप पक्का आप आपके ऑफिस में जाके मांग सकते हो, सर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ओके, तो अब मेरा सैलरी दो। बट अगेन नॉर्मली स्टूडेंट्स ऐसा होता नहीं, आप भी जानते हैं स्टूडेंट्स, या तो 5th या 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको सैलरी एक्चुअली हाथ में आती है। क्यों स्टूडेंट्स? फॉर द सिंपल रीजन, अब आप अकेले एम्प्लॉय थोड़ी हैं कंपनी में, आपका पूरा पे रोल होता है स्टूडेंट्स, देयर आर 100 ऑफ एम्प्लॉयज, तो सबका रिकॉर्ड मेंटेन कौन रखता है स्टूडेंट्स? एचआर डिपार्टमेंट, द मोस्ट हेटेड डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, भाई कौन किस टाइम पे आया था, 9 बजे आया था कि भी नहीं आया था। सपोज जो लोग लेट आते हैं उसके ऊपर कुछ पेनल्टी है, ऐसा भी हो सकता है ना, इंस्टेड ऑफ 9 o'clock आई यूज टू अटेंड द ऑफिस एट 9:30 10 AM, 7 बजे छुटना चाहिए, तो कभी भी कोई बहाने से बार 6:30 बजे निकल जाता था, तो कभी ना कभी तो कुछ दिन तक तो लोग माफ़ करेंगे, बट समडे दे विल लेवी सम टाइप ऑफ पेनल्टी ना स्टूडेंट्स, मेरा सैलरी कभी ना कभी तो डिडक्ट करेंगे ना, बार ऐसा करूंगा तो। सो दे मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, कौन कितने बजे आता था, कितने बजे जाता था, किसने ओवर टाइम किया, किसने ओवर टाइम नहीं किया, हु हैज़ टेकन हाउ मेनी डेज लीव, किसी ने छुट्टी भी ली होगी ना बीच में, बंक भी किया होगा, नहीं गया होगा ऑफिस पे किसी भी बहाने से स्टूडेंट्स, ओके, तो वो सब पूरा रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? एचआर डिपार्टमेंट। वह एचआर डिपार्टमेंट ये रिकॉर्ड फिर क्या करेगा? फर्स्ट डे को आपका सैलरी ड्यू तो हो गया, फिर ये पूरा रिकॉर्ड वो किसको दे देगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। अकाउंट्स डिपार्टमेंट देन कैलकुलेशन कर लेगा, भाई किसकी कितनी छुट्टी है, उसकी पगार काट दो, सैलरी काट दो, ये इतना दिन उसने हाफ डे किया था, वो हाफ डे के हिसाब से पगार काट दो, सैलरी डिडक्ट कर लो। सो स्टूडेंट्स ये सब प्रोसेस को टाइम तो लगता है ना। सो नॉर्मली क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आपका ड्यू हुआ, बट पेमेंट कब होगा? 3-4 दिन में ये सब हिसाब किताब हो जाएगा स्टूडेंट्स, अकाउंट सेटल हो जाएंगे, या तो 5th या 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ एक्चुअली आपको मिलता है सैलरी। ऐसा ही होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अक्रू डेली बेसिस पे होता है। रिसिप्ट समझना आसान है, रिसिप्ट मतलब एक्चुअली हाथ में आया या आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, नॉर्मली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ओके। एंड ड्यू मतलब स्टूडेंट्स वो कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन किया होता है कि कौन सा दिन आपका सैलरी ड्यू होगा, तो अक्रू डेली बेसिस पे होता है, ड्यू ओनली वंस होता है तो स्टूडेंट्स, और रिसिप्ट भी ओनली वंस, हर महीने का सैलरी एक ही बार होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ऊपर रूल क्या लिखा है? सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। मतलब अभी मैंने जैन का एग्जाम्पल लिया, तो मेरा जैन का सैलरी ड्यू डेट क्या है स्टूडेंट्स? 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, सो ड्यू डेट इज 1st Feb 2020, और रिसिप्ट डेट क्या है हमारे एग्जाम्पल में? 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो 5th Feb 2020, तो 1st Jan 2020, 5th Jan 2020, तो विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर कौन सा है? सॉरी 1st Jan नहीं, 1st Feb, सॉरी 1st Feb 2020, सो दिस इज द डेट व्हेन सैलरी विल बी टैक्सेबल। अब आ जाओ, ये Jan 2020 है, सेम वे मेरे एग्जाम्पल में Feb 20 का सैलरी इज ड्यू ऑन 1st डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो 1st मार्च को आपका सैलरी ड्यू होगा, इट इज़ रिसीव्ड ऑन 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 5th मार्च को मिलेगा, तो विच एवर इज अर्लियर, सो 1st मार्च 2020। मार्च का सैलरी अभी देखो, मार्च सैलरी 1st अप्रैल को ड्यू होगा, 1st डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, मिलेगा कभी? 5th अप्रैल को मिलेगा, 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ, बट टैक्सेबल कब होगा? विच एवर इज अर्लियर। अभी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर तो पढ़ लिया होगा, Feb 2020 मार्च 2020, ये प्रीवियस ईयर 1920 हो गया है ना, ये भी 1920 में ही आता है। प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April 2019 और इट एंड्स ऑन 31st March 2020 हमारे सिलेबस में। बट स्टूडेंट्स अप्रैल 2020 ये कौन से प्रीवियस ईयर में आएगा? 2020-2021 में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारा प्रीवियस ईयर तो ये है ना, मतलब जैन और फेब का सैलरी, फरवरी का सैलरी विल बी टैक्सेबल इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, इन द करंट प्रीवियस ईयर।
बट मार्च का सैलरी बिकॉज ऑफ दिस रूल ड्यू बेसिस रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, नाउ इट इज गोइंग टू 1st April 20, 1st April 20 मतलब 2020-21, तो मार्च 2020 का सैलरी विल बी टैक्सेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एक्चुअली हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं, प्रीवियस ईयर 2021। इसके लिए रूल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखने का। ओके, सो ये डेट पे डिपेंड करता है, दोनों डेट कंपेयर करने का, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। सो मैंने डेट सब लिख दिए यहाँ साइड में स्टूडेंट्स, यहाँ साइड में लिखा। अभी ये डेट कौन से साल में आ रहा है वो देखो, ये डेट 1920 में आ रहा है, सो स्टूडेंट्स इट विल बी टैक्सेबल इन 1920। ये डेट भी 1920 में आ रहा है, सो टैक्सेबल इन 1920, बट दिस डेट लाइज और गोज टू द फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 2021, तो ये उस साल में टैक्सेबल होगा, ये साल में टैक्स नहीं होगा। हमारे सिलेबस में हमारे लिए तो 1920 एप्लीकेबल है। तो अगर ये महीने का सपोज जैन में फर्स्ट जॉब था ये मेरा, इससे पहले मैं कहीं काम नहीं करता था, माई फाइनेंशियल ईयर, मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स होता है 1st April 2019 ना स्टूडेंट्स, एंड इट गोज अप टिल व्हेन 31st March 20। मैंने स्टार्टिंग जॉब कब से किया? जैन से पहले मतलब मैं खाली था, मैं कोई जॉब नहीं था, फ्रेशर था मैं, जस्ट कॉलेज से पास आउट होके मेरा पहला जॉब है। तो जैन से पहले मेरे पास कोई रोजगार नहीं था स्टूडेंट्स, आई वॉज नॉट ऑन एनी जॉब। तो स्टूडेंट्स अभी मेरा फाइनेंशियल ईयर कोई पूछेगा ना प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होता है, तो आई विल से 1st Jan 20 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल एंड ऑन व्हेन 31st March 20। तो जैन से पहले तो मैं काम ही नहीं करता था ना, कॉलेज में था, अभी कॉलेज से पढ़ाई खत्म हुई, रिजल्ट आया तो Jan 20 को मेरा जॉब लगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मेरा प्रीवियस ईयर, ठीक है, नॉर्मली हम कहते हैं 1st April 19, बट ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स क्या होगा 1st Jan 20, उससे पहले तो मेरा कोई बिजनेस भी नहीं था, ओके कोई रेंटल इनकम भी नहीं है, अदर सोर्सेज भी नहीं है, मैं नया अभी मैंने जॉब ज्वाइन किया है और मेरा कोई इनकम नहीं है। तो स्टूडेंट्स माई प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 1st Jan 2020 एंड इट एंड्स ऑन 31st March 20। तो स्टूडेंट्स ये साल में मेरा कितने महीने का इनकम टैक्सेबल होगा? सिर्फ 2 महीने का इनकम टैक्सेबल होगा, बिकॉज दीज 2 इनकम्स आर लाइंग अंडर 1920। और ये साल में क्या ये इनकम टैक्सेबल होगा? नहीं, ये साल में टैक्सेबल नहीं होगा, ये नेक्स्ट ईयर 2020-21 का जब कैलकुलेशन करूंगा, ड्यूरिंग दैट year I will take March 2020 का salary. So again salary is taxable either on due basis or receipt basis whichever is earlier. क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं किया है ना स्टूडेंट्स, so we assume that कि करंट ईयर का सैलरी करंट ईयर में टैक्सेबल है। If nothing is said, if nothing is said in the question, then current year salary is taxable इन करंट ईयर इटसेल्फ, मतलब 1920 हमारा करंट ईयर है, करंट प्रीवियस ईयर, उसी में वो टैक्स कर लेना। अगर कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में, हाँ वो रिसिप्ट डेट और ऐसा आपको ड्यू डेट दिया है, ड्यू डेट रिसिप्ट डेट, देन वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा दोनों में से, विच एवर इज अर्लियर, बेस्ड ऑन दैट देन यू कैन डिसाइड कि कौन सा मंथ का सैलरी किस साल में टैक्सेबल है, इफ दिस डेट्स आर गिवन, ड्यू एंड रिसिप्ट डेट स्टूडेंट। अगर ऐसा कोई डेट नहीं दिया है ना, तो पूरे साल का सैलरी इसी साल में टैक्सेबल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, देन ओनली यू कैन से कि ठीक है एक ने पे किया एक ने रिसीव किया, क्या ये पेमेंट, क्या ये रिसिप्ट सैलरी जैसा है क्या, टू डिसाइड दैट सी देयर इज मास्टर सर्वेंट रिलेशन, मालिक नौकर का रिश्ता है क्या। सो मैंने उसको समझाने के लिए रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, डायरेक्टर फीस, एमपी एमएलए का एग्जांपल दिया था। इफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट इट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इफ इट डजंट एग्जिस्ट तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी तो नहीं होगा, और कुछ इनकम वो हो सकता है बट स्टूडेंट इट इज नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी। थर्ड में हमने लिखा सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो स्टूडेंट्स में मैंने 3 टर्म लिखा, अक्रू, ड्यू, रिसिट। अक्रू का मतलब स्टूडेंट जैसे मैंने समझाया, आपका जॉब का टाइमिंग है मॉर्निंग 9 till 7 PM। 1st Jan को आप जाओगे, आपने अटेंडेंस किया, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो गया, आपकी हाजिरी लग गई वहाँ पे स्टूडेंट्स, एंड यू वर देयर फ्रॉम 9 AM to 7 PM, तो मतलब आपका उस दिन का सैलरी तो अक्रू हो गया।
बट क्या आपको उस दिन का सैलरी उस दिन मिलेगा? नहीं। जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं, यू साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, यू साइन ए बॉन्ड, वहाँ पे लिखा होगा पे पैकेज, ऑल सब डिटेल्स के साथ, आपका जॉब प्रोफाइल क्या, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब के साथ में आपका क्या लिखा होगा कि सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, वट एवर द डेट ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अपने एग्जाम्पल में ऐसा लिया है, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब जैन की फर्स्ट तारीख को काम करो, फर्स्ट को मत मांगना, अगले महीने की पहली तारीख को आप मांग सकते हो। दैट इज द सिंपल मीनिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। सो पूरा महीना जैन का काम करो, फर्स्ट फेब को आपको सैलरी मिलेगा, उस दिन आप मांगना, अभी बीच में मत मांगो। ओके, सो दैट इज अक्रू डेली बेसिस पे होता है, ड्यू ओनली वंस बेस्ड अपॉन द क्लॉज और वट एवर द पॉइंट्स मेंशन इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। और रिसिप्ट मतलब जिस दिन आपको एक्चुअली हाथ में पैसा आएगा या आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। ओके, नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि चलो ड्यू डेट तो यहाँ, अभी ये क्यों ऐसा होता है 4-5 दिन का गैप? इट इज़ वेरी लॉजिकल, समझ में आता है। HR डिपार्टमेंट होगा कंपनी में, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी में, आप अकेले थोड़ी हैं, तो सबका हिसाब किताब रखना है, कौन ओवर टाइम किया, किसने ओवर टाइम नहीं किया, कौन ड्यूटी आवर्स बराबर फुलफिल किया 9 AM to 7 PM, कौन लेट आता था जल्दी चले जाता था ऑफिस से। ओके स्टूडेंट्स, किसने कितनी छुट्टी ली, वो सब प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन, पे रोल होता है पूरा स्टूडेंट्स। ओके, तो HR डिपार्टमेंट के पास पूरा वो रिकॉर्ड होगा, आपका परफॉर्मेंस भी देखा जाता है, बेस्ड ऑन दैट भी आपका इवैल्यूएशन होगा, अप्राइजल होगा स्टूडेंट्स। तो सारा फिर वो लोग क्या करेंगे, ये जो भी है पे रोल आपका डिटेल्स वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैलकुलेट करके वो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा स्टूडेंट्स। इसके लिए 3-4 दिन लगेगा, एक हफ्ता लगेगा। सो ड्यू इज ऑन फर्स्ट, तो मोस्ट प्रॉब्ली 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ या 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपका सैलरी आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमको क्वेश्चन में देखने का 2 डेट इंपॉर्टेंट है, ड्यू बेसिस, रिसिप्ट बेसिस, दोनों में से जो अर्लियर होगा। तो अंडरस्टैंड दैट मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया स्टूडेंट्स कि मैंने 1 जैन को जॉब किया। ओके, सो जैन 1 जैन का, और ड्यू डेट इज 1 जैन एंड आई एम रियली सॉरी 1 Feb Jan 2020, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ मतलब 1 Feb, रिसिप्ट डेट इज 5th Feb। सो दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज अर्लियर, 1 Feb इज अर्लियर, 1 Feb लाइज इन द फाइनेंशियल ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 1920, Feb 2020 ये मार्च 2020 को इसका आता है टैक्सेबल डेट 1 March को, सो अगेन 1920, बट सैलरी फॉर द मार्च ऑफ 2020 विल फॉल ड्यू ऑन 1 April एंड इट विल बी रिसीव्ड ऑन 5th April। अब ये 1 April 20, 5th April 20 ये करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं आता, करंट प्रीवियस में नहीं आता, दिस विल गो टू 2020-21। सो मार्च का सैलरी कब टैक्सेबल होगा? 2021 में। तो ये साल अगर मैं कैलकुलेट करने चाहूँगा तो सिर्फ 2 महीने का सैलरी टैक्सेबल होगा। हाँ, इफ नथिंग इज सेड इन द क्वेश्चन, कुछ नहीं कहा है, ऐसा रिसिप्ट डेट ड्यू डेट नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, तो ऐसा सोच के चलना कि जितना सैलरी आपको ये साल मिला, दैट एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन दिस ईयर इटसेल्फ। ओके, if nothing is said। So ये point number 2 हो गया। Now comes point number 3 students। अभी point 3 में देखो क्या लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, ये आपके रेफरेंस के लिए लिख दूँ तो अच्छा है स्टूडेंट। ये रिसिप्ट बेसिस, ड्यू बेसिस ना स्टूडेंट, दिस कम्स अंडर सेक्शन 15 में आता है, इसको चार्जिंग सेक्शन कहते हैं, सेक्शन 15। बेटर इफ यू रिमेंबर, आपके लिए अच्छा है स्टूडेंट्स, सेक्शन याद रखोगे तो गुड फॉर यू। ओके, अभी हमारे 3rd पॉइंट पे हमारा नाउ स्टूडेंट, सैलरी को इनकम टैक्स में कैसा डिफाइन किया, 3rd पॉइंट में लिख रहा हूँ। मैंने एक सिंपल मीनिंग बताया था कि फिक्स अमाउंट रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस। अभी यहाँ पे लोग ना ऐसा कहते हैं, सैलरी इंक्लूड्स, ये सब सेक्शन 17 में स्टूडेंट्स, सेक्शन से बाद में मैं लिख दूंगा नीचे, सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी में क्या क्या आता है। अब हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं सैलरी में। एक टर्म तो आप ऐसा समझो, बेसिक, ये नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको थोड़ा आइडिया हो ना, बेसिक, प्राइवेट में भी होता है स्टूडेंट्स, बेसिक होता है एक आपका, फिर आपको अलाउंसेस अलग से मिलते हैं। ओके, तो बेसिक आपका 10,000 होगा या 15,000, 20,000 प्लस यू रिसीव सम अलाउंसेस। विल डिस्कस वन बाय वन, अलाउंस क्या होता है, परक्विजिट क्या होता है। तो सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी होता है, सैलरी इंक्लूड्स अलाउंसेस, ALL, इट इंक्लूड्स बोनस, आपको कमीशन भी मिल सकता है एज एन एम्प्लॉय, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हो, टारगेट अचीव किया तो कमीशन मिलेगा, इट्स सब सैलरी इनकम। सैलरी इंक्लूड्स अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अरियर्स ऑफ सैलरी, परक्विजिट्स,
प्रॉफिट इन ल्यू का मतलब इंस्टेड ऑफ सैलरी। मैं इसको शॉर्ट में कहता हूँ रिटायरमेंट बेनिफिट स्टूडेंट्स, सॉरी। रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सो सैलरी में क्या क्या होता है, और भी बहुत आइटम हो सकते हैं। यहाँ पे टर्म क्या स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट, इंक्लूड्स। सो ऐसे डेफिनेशन को हम लोग कहते हैं इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इट्स एन इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब ऐसा नहीं कि जितनी चीज़ लिखी गई है उतना ही खाली सैलरी है, बाकी सब सैलरी नहीं, ऐसा नहीं। इंक्लूसिव मतलब इसमें बहुत कुछ आ सकता है स्टूडेंट्स। ओके, सो वेन एवर दे यूज द टर्म इंक्लूड्स ना, इनकम टैक्स में डेफिनेशन में अगर इंक्लूड्स टर्म है ना, तो यू कैन से इट हैज ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी कवर्स ओवर देयर स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है वहाँ पे। हाँ, अगर एग्जिस्टिव है ना, अगर वहाँ पे ऐसा आपको रेस्ट्रिक्ट कर दे, नहीं सिर्फ इतना ही इनकम विल बी इनकम फ्रॉम सैलरी, तो उसके अलावा जो भी होगा इट विल नॉट बी इनकम फ्रॉम सैलरी। बट हियर द टर्म इज इंक्लूड, तो इसमें बहुत कुछ आ सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने लिख दिया है स्टूडेंट, और ये सब आपको सेक्शन 17 में मिलेगा। सेक्शन 17 ओके। तो सैलरी इंक्लूड्स बेसिक अलावेंसेस, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, perquisites, PERQUI, perquisites, profit in lieu of salary, रिटायरमेंट बेनिफिट जिसको कहते हैं, ये सब सेक्शन 17 में उन्होंने मेंशन किया स्टूडेंट्स। बेसिक समझने के लिए स्टूडेंट्स देखो, बेसिक समझने के लिए अलाउंस पहले समझ लेते हैं स्टूडेंट। अभी सपोज आई एम ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर मेरा मुंबई में अगर पोस्टिंग है ना, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो, पे बैंड होता है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, अगर आपने सुना होगा पे बैंड कैसा, वो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास एम्प्लॉयज़, जैसे डिफरेंट क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो मैं ये पे बैंड में हूँ, 10,000, 1,000, या ग्रेडेड एम्प्लॉय जिसको कहते हैं 12,000। आई एम ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये मेरा बेसिक है। तो व्हाट डज इट मीन्स, जिस दिन मैं ज्वाइन करूँगा मैं स्टार्ट 10,000 से होऊंगा, फिर हर साल मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा कितने का, 1,000 रुपीज़ का। कब तक इंक्रीमेंट मिलेगा, जब तक मेरा बेसिक 12,000 नहीं हो जाता। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल स्टूडेंट्स, 1 अप्रैल 17 को मैंने ज्वाइन किया, तो 1 अप्रैल को 10,000 मिलेगा। फर्स्ट मतलब अप्रैल का सैलरी 10,000, मई 10,000, ऐसा करते 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 31 मार्च 18 तक मुझे कितना मिलेगा, 10,000 पर मंथ। फिर 1 अप्रैल 18 से कितना मिलेगा, आई विल स्टार्ट रिसीविंग 11,000 स्टूडेंट्स। यहाँ पे ना डैश 1,000, क्योंकि यहाँ 10,000 डैश डैश, तो मतलब हर साल मेरा इंक्रीमेंट 1,000 रुपीज़ से होगा। ये कब तक मिलेगा मुझे ऐसा 1,000 रुपीज़, 31 मार्च 18 तक, सॉरी। ना जैसे ही 1 अप्रैल 19 स्टार्ट होगा ना, तो मेरा सैलरी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12,000। इसके आगे कोई ग्रेड मेंशन नहीं किया है, सो दैट मीन्स अब मेरा सैलरी हमेशा 12,000 ही रहेगा। ओके, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, वो ग्रेड फिर चेंज होता है ओवर द ईयर स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए। सो आई एम ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरा मुंबई में पोस्टिंग है, सपोज मेरा बेसिक 12,000 है। अगर मैं इसी पे बैंड का एम्प्लॉय हूँ स्टूडेंट्स, एंड इफ आई पोस्टेड टू सपोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अभी मेरा पोस्टिंग कर दिया पटना में, तो मेरा बेसिक कितना रहेगा, वो उतना ही रहेगा, बेसिक चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके, व्हाट विल हैपन, बट स्टूडेंट्स मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग और पटना का कॉस्ट ऑफ लिविंग, इट्स अ वेरी वास्ट डिफरेंस ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। पटना में जो आपका खर्च है और मुंबई का खर्चा, यू कैन कंपेयर, इट्स टोटली डिफरेंट स्टूडेंट्स। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग दोनों का एकदम अलग है। टू कॉम्पनसेट फॉर दैट, मुंबई में भी आपको 12,000, पटना में 12,000। अगर आपका पोस्टिंग 12,000 में पटना में, तो ठीक है समझ में आता, बट मुंबई में आने के बाद भी आपका 12,000 रहेगा, तो स्टूडेंट्स कैसे चलेगा। नो वन वुड लाइक टू कम टू मुंबई, अरे बोले इससे अच्छा पटना में ठीक है, वहाँ महंगाई नहीं है ज़्यादा। ओके, सो वी कैन सेव समथिंग फ्रॉम दैट सैलरी। अब मुंबई में पोस्टिंग हो गया, विद दैट 12,000 आई कांट सेव एनी मनी फ्रॉम माई सैलरी। तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट क्या करती है, टू कॉम्पनसेट फॉर दैट दे गिव यू अलाउंसेस विद डिफरेंट नेम्स। सपोज एक होता है डियरनेस अलाउंस, सबसे बेसिक, ये जो बार बार क्वेश्चन में आएगा,
दिस अलाउंस इज ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। हमारी भाषा में इसको कहते हैं अलाउंसेस को, वी इन आवर लैंग्वेज ना प्लेन से हम लोग भत्ता कहते हैं, अगर आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, भत्ता कहते हैं इसको स्टूडेंट्स, ओके अलाउंसेस, ओके। ये डेली बेसिस पे एम्प्लॉय को तो डेली बेसिस में नहीं था, नॉर्मली इट इज़ ऑन डेली बेसिस। और ये नॉर्मली स्टूडेंट्स जनरली हमेशा कैश कंपोनेंट होता है आपका सैलरी का, काइंड में नहीं होता है, आपको रोकड़ा मिलेगा, कैश मिलता है इसके लिए, मतलब दैट मीन्स थ्रू बैंक या बैंक से ही तो सैलरी आती है स्टूडेंट्स, ओके। सो डीएनएस अलाउंस, so that means this is for meeting the difference in cost of living। क्या होगा, पटना में अगर मैं हूँ ना तो मुझे डीएनएस अलाउंस मिलेगा बट खाली 3,000 मिलेगा क्योंकि वहाँ महंगाई कम है, समझाने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। बट सेम सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय पटना से उसका ट्रांसफर हो गया मुंबई, तो बेसिक तो उसका चेंज नहीं होगा बिकॉज ही इज फ्रॉम द सेम बैंड, ओके। तो बेसिक चेंज नहीं होगा, बट मुंबई में आने के बाद उसका अलाउंस बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, 3,000 मिलता था अब उसको मिलेगा 10,000, क्योंकि मुंबई में महंगाई है, यहाँ खर्चा ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स। तो समझ में आ गया, तो अंडरस्टैंड बेसिक तो वी मस्ट नो अलाउंसेस। तो स्टूडेंट्स अलाउंसेस क्या होता है, अलाउंसेस इज नथिंग बट इट्स अ टाइप ऑफ कॉम्पनसेशन यू कैन से, और ड्यूरिंग सर्विस ही मिलता है, रिटायरमेंट के बाद नहीं है, ड्यूरिंग सर्विस ही मिल रहा है आपको। एंड नॉर्मली ये जान रखना, जनरली ये कैश में होता है स्टूडेंट्स, इन काइंड नहीं होगा, ठीक है। आपको जैसा मुंबई में आने के बाद भाई खर्चा ज़्यादा होता है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, खर्चा काय में ज़्यादा होता है, टी स्नैक में ना, तो टेक टी अलाउंस फ्रॉम अस, गवर्नमेंट आपको टी अलाउंस दे देगी, या प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है दैट एम्प्लॉयर विल गिव यू टी अलाउंस। टी अलाउंस का क्या, चाय का खर्चा, आप चाय पियो मत पियो आपको अलाउंस मिल जाएगा, टी रिफ्रेशमेंट अलाउंस, अगर आपने सुना होगा मेडिकल अलाउंस, बम्बई में डॉक्टर की फ़ीस ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, इसी सैलरी में आप इलाज नहीं करा सकते, यहाँ मुंबई में आपको फिर मेडिकल अलाउंस देंगे, ओके। यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, पटना में बीमार नहीं पड़ते हैं, यहाँ पे आने के बाद सर्दी खांसी हो गई स्टूडेंट्स, सो एम्प्लॉयर विल ग्रांट यू मेडिकल अलाउंस स्टूडेंट्स, ओके। सो मेडिकल अलाउंस एक तरह का कॉम्पनसेशन है, रिसीव ड्यूरिंग सर्विस, जब आप जॉब में हो तभी आपको मिलता रहेगा, और नॉर्मली आपका कैसा होता है स्टूडेंट्स, कैश में होता है, ठीक है। अलाउंसेज आर इन कैश। और बेसिक मैंने आपको बता दिया, बेसिक जिस कैटेगरी के आप एम्प्लॉय हो, सो उस कैटेगरी सारे एम्प्लॉयज़ का बेसिक तो सेम होगा स्टूडेंट, दैट वोंट चेंज, ओके। बेसिक का मतलब बेस ना, तो बेस तो सबका सेम होगा। बोनस आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट, दिवाली बोनस, ऑन स्पेशल ओकेजन आपको बोनस मिलता है। कमीशन, जैसे मैंने कहा था, कुछ सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हो, यू हैव अचीव दैट टारगेट, तो आपको कमीशन मिलेगा, ओके। एडवांस सैलरी भी यू हैव एन आइडिया स्टूडेंट्स, उसके भी समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। एडवांस सैलरी मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि अभी जैसे द करंट मंथ नाउ इट इज़ सेप्टेम्बर इज़ रनिंग, मैंने अक्टूबर का सैलरी सेप्टेम्बर में ले लिया, दैट इज़ एडवांस। अरियर्स ऑफ सैलरी, अरियर्स का सिंपल मीनिंग स्टूडेंट्स क्या होता है, समझाने के लिए आपको, अरियर्स का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं डिस्प्यूट। आज से 2-3 साल पहले, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, दिवाली पे हमें बोनस नहीं मिला, 60,000 मुझे मिलना चाहिए था, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे बोनस नहीं दिया, तो मैंने कोर्ट केस कर दिया। आई वॉज वर्किंग विद दैट सेम कंपनी और केस भी चल रहा है यूनियन के थ्रू, यूनियन ने मेरा केस कर दिया। नाउ कोर्ट केस अभी सेटल हो गया, नाउ एम्प्लॉयर डिसाइडेड, वो केस हार गया तो ही विल पे मी 60,000। सो दिस इज व्हाट इज अरियर्स ऑफ सैलरी, मतलब डिस्प्यूट सेटल हो गया, ओके। सो अगर ऐसा पास्ट आपको, अरियर्स मतलब पास्ट अमाउंट कुछ आता है तो हम उसको कहते हैं अरियर्स ऑफ सैलरी। तो अगर करंट ईयर में आता है तो इट इज टैक्सेबल, ओके। परक्विजिट्स का सिंपल मीनिंग स्टूडेंट्स, ओके। नाउ परक्विजिट्स का सिंपल मीनिंग स्टूडेंट्स, परक्विजिट्स का मतलब होता है बेनिफिट अटैच टू अ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट, बेनिफिट अटैच टू अ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, या हम कह सकते हैं पोस्ट। मतलब स्टूडेंट्स का सिंपल मीनिंग, किसी ऑफिस में अगर मैं प्यून हूँ तो मुझे कोई कंपनी फ्लैट नहीं देगी रहने के लिए, ओके, दैट्स द सिंपल मीनिंग, कोई अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। बट इन दैट सेम कंपनी आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर, या मैं वो कंपनी का CEO हूँ, ओके, फाइनेंस मैनेजर हूँ, ओके स्टूडेंट्स। सो इन दैट केस पॉसिबल है ना, मुझे अकोमोडेशन मिले कंपनी की तरफ से, रहने के लिए फ्लैट मिले, गाड़ी मिल जाए, कार मिल जाए। सो दीज आर बेनिफिट्स ना स्टूडेंट्स, एंड इट इज अटैच टू पर्टिकुलर पोस्ट, पर्टिकुलर डेजिग्नेशन। मतलब अगर कंपनी का मैं अकाउंटेंट हूँ तो मुझे ये सब चीज़ नहीं मिलेगी, जनरली ऐसा ही होता है ना स्टूडेंट्स। हाँ, अगर उसी कंपनी में मेरा अच्छा पोस्ट है स्टूडेंट्स, आई एम फाइनेंस मैनेजर हूँ, ओके,
एचआर का मैनेजर हूँ स्टूडेंट्स, या सीईओ हूँ वो कंपनी का, या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हूँ, एमडी हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर, सो कंपनी कैन प्रोवाइड मी अकोमोडेशन, रेंट फ्री, सॉरी फ्लैट मिल सकता है, कार मिल सकती है, सो इट्स अ बेनिफिट ना, बट दिस बेनिफिट इज अटैच टू सम डेजिग्नेशन, किसी पोस्ट से ये कनेक्टेड है, अगर आप वो पोस्ट पे होगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, उस पोस्ट पे नहीं है, आप उस डेजिग्नेशन पे नहीं हो, तो यू कैन क्लेम सच बेनिफिट। सो इस ऐसे बेनिफिट को क्या कहते हैं हम लोग, परक्विजिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया यहाँ पे सैलरी में क्या क्या आता है। बेसिक अलाउंसेस नॉर्मली कैश में होता है, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, परक्विजिट्स, बेनिफिट। हाँ स्टूडेंट्स, बेनिफिट ना जनरली बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में, जनरली ये ना नॉन कैश होता है, आपको रोकड़ा नहीं मिलता है। जैसे कंपनी आपको क्या कहेगी, ये फ्लैट की चाबी लो, फ्लैट में जाके रहो, जिस दिन आपका जॉब खत्म, कंपनी से रिटायर हो गया या जॉब छोड़ दिया, तो कंपनी अपना फ्लैट भी वापस ले लेगी, नो डाउट अबाउट दैट, बट इज नॉन कैश ना, आपको सिर्फ फ्लैट में जाके रहना है वहाँ पे स्टूडेंट, सो इट्स अ नॉन कैश बेनिफिट। सेम वे कार दे दिया कंपनी ने आपको ड्राइवर के साथ में, शॉफर के साथ में, कि यू कैन ड्राइव दिस कार, टेक इट, ओके। सो इन दैट केस स्टूडेंट्स क्या हो गया, अगेन नॉन कैश हुआ ना, तो जनरली आपको है ना ये नॉन कैश होगा। क्लब फैसिलिटी दे दिया, तो कोई आप जिम ज्वाइन कर लो, क्लब ज्वाइन कर लो स्टूडेंट्स कंपनी की तरफ से, ओके, यू डोंट हैव टू पे टू दैट क्लब, वो कंपनी आपका पेमेंट करेगी, सो अगेन इट्स अ नॉन कैश। तो अलाउंसेस आपको जनरली कैश में मिलेगा, और परक्विजिट जनरली आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, नॉन कैश होगा। तो हमने ये लिखा। फिर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अलाउंसेस का और भी बहुत डिस्कशन है, परक्विजिट्स का भी और भी बहुत डिस्कशन है, तो विल डिस्कस दैट फर्स्ट, देन बाद में मैं ये डिस्कस करूंगा व्हाट इज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी या रिटायरमेंट बेनिफिट। सो अगेन स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम सैलरी का सिंपल मीनिंग फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस, कॉम्पनसेशन होता है एनुअल, बट आपको मंथली मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। इफ आई एम रिसीविंग सर्टन इनकम, कोई मुझे पे कर रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है, तो कौन सा इनकम है मुझे वो डिसाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, या तो सैलरी है, या हाउस प्रॉपर्टी, या बिजनेस प्रोफेशन, या कैपिटल गेन्स। अगर ये चारों में नहीं जाता है तो वेयर इट विल गो टू अदर सोर्सेज, दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज रेसिडुअल हेड। चलो ठीक है, अभी मुझे किससे इनकम मिल रही है, कोई मुझे पे कर रहा है, सो बाय दैट वेदर दैट इज सैलरी इनकम, सैलरी पेमेंट, उसको डिसाइड करने के लिए क्या देखने का, मास्टर सर्वेंट रिलेशन। अगर ये रिलेशन है तो ठीक है, इट इज, यू कैन से इट इज मास्टर सर्वेंट रिलेशन है स्टूडेंट्स, तो दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। मास्टर सर्वेंट रिलेशन नहीं है तो इट इज़ नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी, और कोई इनकम हो सकता है वो, बट दैट इज नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर मैंने एग्जांपल दिया, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ध्यान रखना, इट इज़ नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी बिकॉज यहाँ मास्टर सर्वेंट रिलेशन नहीं है, पार्टनर्स आर ओनर्स। डायरेक्टर फीस पॉसिबल है स्टूडेंट्स, ये इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकता है, डिपेंड, डायरेक्टर एम्प्लॉई है कंपनी का तो इनकम फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉई नहीं है तो इट विल गो टू अदर सोर्सेज और बिजनेस प्रोफेशन। एमपी एमएलए को जो अलाउंसेस सैलरी मिलती है, दैट इज नेवर इनकम फ्रॉम सैलरी, इट गोज टू अदर सोर्सेज। नेक्स्ट हमने फिर डिस्कस किया इसके बाद स्टूडेंट्स, सैलरी टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, आई टैक्सेबल ऑन आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर स्टूडेंट्स, ओके। सो विच, ये सेक्शन 15 में, उसको डिस्कस करने के लिए अक्रू समझो, ड्यू समझो, रिसिट समझो। अक्रू के लिए मैंने एग्जांपल लिया, आई जॉइंड अ फर्म, अ कंपनी ऑन 1 Jan, मेरा सैलरी तय हुआ था 30,000 पर मंथ, ओके। सो फर्स्ट डे को मैंने काम किया तो 1000 रुपीज़ मेरा सैलरी अक्रू हो गया, मेरा एम्प्लॉयर भी जानता है, इसने आज आके काम किया, इसका अटेंडेंस है, ऑफिस में ये आया था 9 to 7 ही वॉज अवेलेबल इन द ऑफिस, तो इसका 1000 रुपीज़ जमा है हमारे पास। सेम वे 2nd Jan, 3rd Jan, सो आई कैन आस्क इन द इवनिंग ऑफ 1st Jan 1000 रुपीज़ दे दो, नो, बिकॉज आई हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि सैलरी मेरा ड्यू होगा फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ को, तो मैं अगले महीने की पहली तारीख से पहले सैलरी नहीं मांग सकता, मुझे काम करना पड़ेगा पूरा मंथ ऑफ Jan, ठीक है। मैंने काम किया पूरा मंथ, तो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ मेरा सैलरी ड्यू होगा, बट नॉर्मली सेम डे मिलता नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स एम्प्लॉय मैं अकेला नहीं हूँ, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन दैट कंपनी, तो उनका पूरा पेरोल होगा हमारा सबका, उसमें पूरा डिटेल होगा, ओवर टाइम का, लीव का, कौन आता था बराबर, कौन नहीं आता था, व्हाट टाइम आई यूज टू ज्वाइन द ऑफिस, एट व्हाट टाइम आई यूज टू लीव द ऑफिस, बेस्ड ऑन दैट सारा कैलकुलेशन होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा, सो दिस रिक्वायर सम टाइम, तो 4-5 दिन के बाद मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। सो ड्यू डेट वॉज 1st हमारे एग्जाम्पल में, और रिसिप्ट डेट इज 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अगर मैंने Jan में काम किया है तो स्टूडेंट्स उसका सैलरी मेरा ड्यू होगा 1st Feb को, बट रिसिप्ट कब होगा 5th Feb, सो विच एवर इज अर्लियर, 1st Feb इज अर्लियर, 1st Feb लाइज इन द फाइनेंशियल ईयर 1920, सेम वे मार्च का एग्जाम्पल, बट
मार्च का जो फेब का भी एग्जांपल सेम, बट मार्च 2020 इसका देखो रिसिप्ट डेट और ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर, बिकॉज ऑफ दैट इट गोज टू 1 अप्रैल 20। 1 अप्रैल 20 मतलब फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 2021। तो मार्च 2020 का सैलरी मेरा अगले साल टैक्स होगा, ये साल नहीं होगा, अगले साल में कैलकुलेट करके रिटर्न सबमिट करूंगा, ठीक है। सो मेरे एग्जाम्पल मैंने ऐसा एज्यूम किया था, मेरा पहला जॉब है, इससे पहले मैं कोई काम ही नहीं करता था स्टूडेंट। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ऐसा सोचना है जो करंट सैलरी है पूरे साल का, करंट साल में ही टैक्सेबल होगा। अगर आपको ऐसा ड्यू डेट रिसिप्ट डेट दिया है ना, तभी आप ऐसा कंपैरिजन करना विच एवर इज अर्लियर, हमेशा बार बार मत करना स्टूडेंट्स। इफ नथिंग इज सेड, हमेशा अजम्पशन के साथ चलेंगे कि ये साल का सैलरी है, ठीक है, इसी साल टैक्सेबल होगा, नेक्स्ट ईयर नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सैलरी में आता क्या है स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने टर्म यूज किया है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स तो इंक्लूड मतलब स्टूडेंट्स क्या है, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, ऐसा मत सोचना जो खाली लिखा है उतना ही सैलरी, नहीं। इंक्लूड्स मतलब इसमें बहुत कुछ हो सकती है, सो एंड सो थिंग इंक्लूड्स, फिर उसको मैं लिस्ट को कितना भी बड़ा करना चाहूँ ना, कितना भी लेंदी कर लूँ स्टूडेंट्स, हाँ ऐसा बोल दूँ नहीं, इट इंक्लूड्स ओनली दिस बोल दिया, ये ऐसा कुछ मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, सो अदर दैट आइटम्स कैन नॉट बी इनकम फ्रॉम सैलरी, बट यहाँ पे जस्ट इंक्लूड्स लिखा है, तो इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इसमें बहुत कुछ आ सकता है स्टूडेंट्स। तो पहला बेसिक मैंने समझा दिया आपको, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि मेरा पे बैंड, जिस क्लास का मैं एम्प्लॉई हूँ, ये मेरा पे बैंड है कि सैलरी 10,000 से स्टार्ट होगी, हर साल 1,000 रुपया बढ़ेगी, फाइनली इट विल बिकम 12,000, बट वो हर स्टूडेंट्स बाद में रिवाइज होता है, बाद में फिर बढ़ेगी, नो डाउट अबाउट दैट, अभी उतने हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आई जॉइन्ड ऑन 1 अप्रैल 2017, तो मार्च 18 तक 10,000 मिलेगा, अप्रैल 18 से मार्च 19 तक, सॉरी मैंने 18 लिख दिया था, दिस शुड बी 31 मार्च 19 को साल खत्म होगा ना, सो मैंने गलती से 18 लिखा। 31 मार्च 19 आई विल रिसीव 11,000, फिर एक साल खत्म हो गया तो नेक्स्ट ईयर से मेरा सैलरी 12,000 हो जाएगा। तो बेसिक अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, चाहे मुंबई में हूँ या पटना में हूँ या समवेयर इन इंटीरियर्स ऑफ इंडिया, गुवाहाटी में, मणिपुर, समवेयर एकदम दूर दराज इलाके में स्टूडेंट्स में हूँ, ओके, समवेयर डीप एकदम, तो स्टूडेंट्स बेसिक विल रिमेन सेम, बट व्हाट हैपन्स, अभी मुंबई का कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली क्वाइट लॉट ऑफ डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स। तो क्या करेगी ऐसा केस में, अगर मुंबई में पोस्टेड हूँ तो मुझे तरह तरह के अलाउंसेस मिलेंगे, कैश बेनिफिट्स मिलेगा सैलरी के साथ में, और सेम एम्प्लॉय अगर वो पटना में है तो उसका अलाउंसेस कम होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो अलाउंसेस जनरली कैश में होता है, एंड इज अ कॉम्पनसेशन, आप ऐसा सोचते हैं, इट इज अ कॉम्पनसेशन, लाइक अ कॉम्पनसेशन ड्यूरिंग सर्विस, ओके। फिर मैंने यहाँ पे एडवांस सैलरी तो आपको समझाने की जरूरत नहीं, अरियर्स ऑफ सैलरी मतलब समथिंग लाइक डिस्प्यूट, मेरा एम्प्लॉयर से झगड़ा हो गया, मैं सैलरी बढ़ा के मांग रहा था, वो नहीं दे रहा था, ओके, तो मैंने केस कर दिया, सो बाद में वो मेरा एम्प्लॉयर ही फाइनली ही सेटल्ड फॉर, या कोर्ट केस उसके अगेंस्ट में गया, सो आई गॉट दैट मनी नाउ, पास्ट ईयर का अभी मिला, तो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अरियर्स ऑफ सैलरी। तो अरियर्स का मतलब ऐसा समझ जाना, पास्ट ड्यूज अभी आपको मिल रहा है, अरियर्स ऑफ सैलरी स्टूडेंट्स, ओके, सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड। परक्विजिट मतलब बेनिफिट, मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, इफ आई एम ए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO CFO ऑफ ए कंपनी, आई माइट गेट अ फ्लैट और कार, ऐसा कुछ भी बेनिफिट, क्लब फैसिलिटी मिल सकता है, क्लब का मेंबरशिप स्टूडेंट्स, सो दैट इज बेनिफिट। सो यहाँ पे परक्विजिट का मतलब क्या, बेनिफिट अटैच टू ए पर्टिकुलर डेजिग्नेशन और पोस्ट, अगर आप MD हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अगर आप उस कंपनी के प्यून हो, उस कंपनी के अकाउंटेंट हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ बेनिफिट स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे ये हाई वैल्यू होते हैं ना स्टूडेंट्स, सो परक्विजिट का सिंपल मीनिंग होता है बेनिफिट स्टूडेंट्स, बेनिफिट बट अटैच टू ए पर्टिकुलर डेजिग्नेशन और पोस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा जनरल पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, अभी डिटेल्स में हमको ना ये अलाउंसेस और परक्विजिट डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, डिटेल्स में डिस्कस करना है उसको, कि क्वेश्चन में ये बार बार आता है अलाउंसेस एंड परक्विजिट। अच्छा, एरियर्स ऑफ सैलरी का आपको ये एरियर्स क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एडवांस और एरियर्स, बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट, अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ द पॉइंट, सॉरी हाँ स्टूडेंट्स क्या इशू है, वाई दिस अरियर्स एंड एडवांस, मैंने कहा था ना सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, ऐसे ही हमने सीखा। तो हमारे एग्जाम्पल हमने कहा था ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ,
और रिसिप्ट हमने हर एग्जाम्पल में लिखा फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ हमने अगर जैन का सैलरी है तो फर्स्ट फेब और ये हो जाएगा 5th फेब। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो स्टूडेंट्स, मैंने अपने एग्जाम्पल में स्टार्ट किया था 1 Jan 20 को मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है। ओके, तो ये जान का सैलरी की बात हो गई। जान का सैलरी कब टैक्सेबल होएगा? आइदर ऑन 1st फेब और 5th फेब, विच एवर इज अर्लियर। तो 1st फेब कौन से साल में आता है? 2019-20। अभी मैं फेब की सैलरी की बात कर रहा हूँ। कभी ड्यू होगा? 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ, विच एवर इज अर्लियर। तो 1st मार्च मतलब 2019-20। अभी मार्च का सैलरी हमारे एग्जाम्पल में कब ड्यू होगा? 1st अप्रैल। रिसिप्ट कब होगा? 5th अप्रैल, विच एवर इज अर्लियर। तो 1st अप्रैल, बट 1st अप्रैल कब आ रहा है? 2021 मतलब नेक्स्ट ईयर। सो नेक्स्ट ईयर में इस पर टैक्स होगा, नेक्स्ट ईयर इसका कैलकुलेशन करूंगा। अभी ये साल दो। आप स्टूडेंट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, मार्च के महीने में ना अप्रैल का सैलरी एडवांस ले लिया। एडवांस सैलरी ऑफ अप्रैल, एडवांस सैलरी ऑफ अप्रैल कलेक्टेड मतलब रिसीव्ड, कलेक्टेड मतलब रिसीव्ड इन मार्च। तो अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, सैलरी कभी का? अप्रैल का। ड्यू कब होगा? वो 1st में ना, कॉन्ट्रैक्ट पे तो ऐसे ही लिखा है ना, सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन द 1st डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अगर वो अप्रैल का सैलरी है तो उसका ड्यू डेट कब आएगा? मई में आएगा स्टूडेंट्स। ओके, बट रिसिप्ट कब हुआ? मैंने क्या लिखा? एडवांस सैलरी ऑफ अप्रैल कलेक्टेड इन मार्च। मैंने मार्च में कलेक्ट कर लिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने 29 मार्च को एडवांस ले लिया था। सो 1st मई दिस इज 2020, हमारे एग्जाम 29 मार्च 2020। सो 1st May 20, 29 मार्च 20, विच एवर इज अर्लियर, विच इज अर्लियर 29 मार्च ऑब्वियसली। 29 मार्च 20 कौन से साल में आता है? 2019-20। तो स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ दिस रूल ड्यू और रिसिप्ट बेसिस, तो ये जो आप एडवांस ले रहे हो, ये एडवांस अभी कौन से साल में टैक्सेबल हो गया? करंट ईयर में हो गया। सैलरी है अप्रैल का, बट आपने देखो ड्यू विल बी ऑन 1st May, बट रिसिप्ट मैंने हमारे एग्जाम्पल में ऐसा एज्यूम किया, एडवांस ले रहा हूँ ना, एडवांस मतलब आने वाले महीने का आज ही ले लिया मैंने। तो अप्रैल का जो सैलरी है मैंने मार्च में ले लिया। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मार्च के किसी भी दिन मैंने ले लिया, 29 मार्च, 10th मार्च, 15th मार्च या 31st मार्च लिया मैंने मार्च में, कलेक्टेड इन मार्च। तो 1st में दिस इज एज पर द प्रॉमिस, ड्यू डेट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, और रिसिप्ट डेट 29 मार्च है। सो विच एवर इज अर्लियर इज 29 मार्च। और 29 मार्च 20 कब आता है? 2019-20। तो अप्रैल का सैलरी कब टैक्स होगा? 19-20 में, अगर आपने एडवांस ले लिया। आगे सुन में, अभी मैं अरियर्स की बात कर रहा हूं। अरियर्स स्टूडेंट्स मतलब डिस्प्यूट, अरियर्स ऑफ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल कोई सा भी मैं महीना लिख रहा हूं एंड साल, अरियर्स ऑफ सपोज Feb 2017 received in March 2020। अरियर्स का भी क्या है स्टूडेंट? Feb 2017। सपोज उसी कंपनी में, वो 2017 से उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर से झगड़ा हो गया, कोर्ट केस किया कि मुझे सैलरी बढ़ा के चाहिए, उसने दिया नहीं बढ़ा के, तो मैंने कोर्ट केस किया। ओके, फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है। तो अरियर्स ऑफ फेब 2017, ये अरियर्स का भी का है फेब 2017 का। तो ये स्टूडेंट्स ड्यू कब हुआ होगा? एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा था 1st डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो फेब 2017 का 1st डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ विल बी 1st मार्च 17। रिसिप्ट कब हो रहा है? मार्च में। अगेन फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल 27 मार्च को समझो रिसीव्ड हुआ। ड्यू डेट और रिसिप्ट डेट विच एवर इज अर्लियर, विच इज अर्लियर 1st मार्च। 1st मार्च 17 कौन से साल में आता है? 2016-17। तो ये जो अरियर्स आपको मिला ना, ये 19-20 में नहीं स्टूडेंट्स टैक्स होगा। बिकॉज ऑफ दिस रूल ये कब टैक्स हो रहा है? 2016-17 में। आगे सोल में तो एडवांस पॉसिबल है आने वाले साल का अभी टैक्स हो जाए, बट अरियर्स ऑफ सैलरी ना डिपेंड्स करता है स्टूडेंट्स। अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर मार्च 2017 में आपने उसको टैक्स नहीं किया था, अरियर्स है ना डिस्प्यूट, आपको ऐसा लगा कि मिलेगा ही नहीं, मुझे एज एन एम्प्लॉय यू थॉट कि कोर्ट केस तो किया, शायद मैं कोर्ट केस हार जाऊंगा, तो आपने वो इनकम काउंट ही नहीं किया।
ओके, बट माइट बी पॉसिबल आप कॉन्फिडेंट थे कि नहीं केस तो हमको ही जीतना है, तो इन दैट केस आपने फिर उसका रिकॉर्ड किया होगा, उसका एंट्रीज रिकॉर्ड किया होगा स्टूडेंट्स. सो इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर 2016-17, नॉट इन द ईयर 19-20. सो एडवांस तो होता है स्टूडेंट्स करंट ईयर में टैक्स. Arrears doesn't necessarily means it's a part of salary, but doesn't necessarily means कि it will be taxable in the current year. क्वेश्चन पढ़ने का और देखने का, पास्ट ईयर में अगर ऑलरेडी वो टैक्स हो चुका है, अगर 16-17 में ऑलरेडी वो टैक्स हो चुका है, तो 19-20 में अक्रू सॉरी ड्यू तो हो गया था ना 19-20 में, सॉरी आई एम सॉरी 16-17 में, it was due in the year 2016-17. Based on that, if it has already been taxed, उसको टैक्स हो चुका है 16-17 में, अब मार्च 2020 में आपको पैसा मिला तो अगेन आपके ऊपर टैक्स नहीं आएगा स्टूडेंट. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डबल टैक्सेशन. सेम इनकम को आप दो बार थोड़ी टैक्स कर सकते हो स्टूडेंट्स. ओके, अगेन आई रिपीट, ड्यू हुआ मार्च 2017. सपोज आपके सीए ने रिटर्न फाइल करते वक्त वो मार्च 17 इट वाज लाइंग इन द ईयर 2016-17, तो उसके ऊपर उसने आपको कैलकुलेशन करके बताया और आपने टैक्स भी पे कर दिया इन द ईयर 16-17. ऑल्दो इट वॉज ओनली ड्यू, आपको मिला नहीं था, बिकॉज ऑफ दिस रूल ना आपने ऑलरेडी इसको 16-17 में टैक्स कर लिया और टैक्स पे भी कर दिया, बट सैलरी एक्चुअली मिल रही है अभी आपको इन द करंट प्रीवियस ईयर 27 मार्च 2020. सो नाउ व्हाट शुड आई डू? आई कांट टैक्स इट अगेन, क्योंकि अभी मिला तो अभी टैक्स, नॉट दैट वे. ऑलरेडी एक बार टैक्स हो चुका ना, तो सेम अमाउंट को डबल टैक्स थोड़ी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. सो एडवांस तो ओके, जल्दी समझ में आता है. ये अरियर्स के लिए ध्यान देने का. पास में इफ इट इज ऑलरेडी बीन टैक्स, सो प्लीज यू कैन लेवी टैक्स अगेन. पास में अगर ऑलरेडी टैक्स हो चुका है तो भूल जाओ, वापस उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हम लोग अलावेंसेस और परक्विजिट डिटेल में डिस्कस करेंगे, और टाइम बचेगा तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑल्सो स्टूडेंट. ओके.